हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर बात करेंगे चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 में हमने क्या क्या बात किया है? चैप्टर 6 में हमने बात किया है कि अयस्क क्या है, खनिज क्या है। अयस्क वैसे खनिज होते हैं जिससे कि धातु को आसानी से निकाल सकते हैं, सुविधापूर्वक निकाल सकते हैं, कम खर्च में निकालेंगे, उसे अयस्क कहते हैं। हमने क्या किया, बहुत सारे अयस्क का एक नोट दे दिया है। फिर इसके बाद उस अयस्क से कैसे धातु निकाला जाता है उसकी बात किए हैं हम। तो अयस्क से धातु निकालने के लिए पहला काम क्या है बाबू, कि पहला काम आपको कि जो अयस्क है वो खदान से बड़े बड़े आते हैं, उसको पहले तोड़ना है छोटे छोटे पीस में जाकर के द्वारा, और फिर इसके बाद बॉल में के द्वारा उसको पाउडर बनाना है। जब पाउडर बन गया उसमें भी कुछ ना कुछ अशुद्धियां हुआ मिट्टी होगा, उस मिट्टी को हटाना होगा, उस अशुद्धियां को हटाना होगा। उस मिट्टी को हम लोग गैंग करते हैं या मैट्रिक्स करते हैं। उस अशुद्धियां को हटाने के लिए जो हमको प्रक्रिया किया जाता है, उस प्रक्रिया का नाम है सांद्रण। यानी कि हम सांद्रण के द्वारा ही हम अलग अलग कर सकते हैं, अशुद्धियां को हटा सकते हैं। अब सांद्रण में बहुत सारा अलग अलग विधि है। अब किस विधि का प्रयोग करना है? अगर सल्फाइड अयस्क है तो झावित विधि याद रखना है बाबू। अगर चुंबकीय गुण है उसमें धातु या इसमें तो आपको चुंबकीय पृथक्करण। अगर अयस्क भारी है, अशुद्धियां हल्का है, तो गुरुत्व पृथक्करण। जब हम उसको सांद्रित कर लिए तब उस अयस्क को क्या करना है कि उसके ऑक्साइड में बदलना है। सर ऑक्साइड में कैसे बदलेंगे? तो उसके लिए दो प्रक्रिया है, निस्तापन और जारक। निस्तापन में क्या करना है कि अयस्क को गर्म करना है वायु की उपस्थिति में। जारक कब करेंगे? तो उसको जारित करेंगे कब? जब उसको गर्म करेंगे वायु की उपस्थिति में। ऐसा बात करो। फिर इसके बाद हमने आपको एलिंगम आरेख बताया था। आज हम लोग अब समझें, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज हमको बताना है आयरन का निष्कर्षण। बाबू आपको बता देते हैं कि ये पूरे 5 मार्क्स का आएगा। 3 निष्कर्षण आपको पूछेगा, आयरन का निष्कर्षण, अल्युमिनियम का निष्कर्षण और कॉपर का निष्कर्षण। हम समझते हैं कि निश्चित है कि इस साल 5 मार्क्स का एकदम निश्चित आएगा, भी आएगा 5 मार्क्स। बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स का आएगा। ऐसा बीबीआई कर देते क्यों? ये अल्युमिनियम का निष्कर्षण हो जाए, एकदम निश्चित एक आएगा बाबू। तो सर क्या क्या करेंगे? तो देखिए, ऑक्साइड अयस्क से आयरन का निष्कर्षण करना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि आयरन का मुख्य अयस्क कौन कौन सा है। तो देखिए, आयरन का मुख्य अयस्क है हेमाटाइट Fe2O3, लिमोनाइट Fe2O3 3H2 बस 3H2 लग गया, मैग्नेटाइट Fe3O4, सिडेराइट FeCO3 और आयरन पायराइट FeS2। फिर इसके बाद ये तो मुख्य अयस्क है। अब आयरन का निष्कर्षण कैसे करेंगे? तो आयरन का निष्कर्षण बाबू इतने अयस्कों में से सबसे प्रमुख है हेमेटाइट से मुख्य अयस्क है और उसी से मुख्यतः आयरन निकाला जाता है। आयरन निष्कर्षण किया जाता है। तो निम्न पदों में पहला होता है सांद्रण। तो सांद्रण कैसे करेंगे बाबू? पहले जो जात के द्वारा जो हमारा हेमाटाइट अयस्क है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, बॉल मिल के द्वारा पीसेंगे। अब चूंकि ये जो आयरन का ऑक्साइड भारी होता है, अतः इसे हम लोग क्या करेंगे कि इसको गुरुत्व पृथक्करण द्वारा शांत करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं बाबू कि यहाँ पे ऐसे बिल फ्लैट
टेबल बना लेते हैं और यहाँ पे अयस्क रख देंगे। अब पानी का धारा देंगे, याद पड़ा, जल की धारा देंगे तो जल की धारा देंगे तो मिट्टी क्या कर जाएगा, बह के निकल जाएगा और अयस्क भारी होने के कारण नीचे बैठता जाएगा। ये शुद्ध अयस्क हो गया, मिट्टी यहाँ से बह के निकल जाएगा। तो यही है गुरुत्व पृथ्वीकरण। अब हम लोग गुरुत्व पृथ्वीकरण पढ़े और गुरुत्व पृथ्वीकरण के द्वारा जो हमारा ये अयस्क बचा, ये बहुत ही शुद्ध अयस्क हुआ, बहुत ही शुद्ध अयस्क हुआ, इसमें से मिट्टी वगैरह निकल गया। अब हम लोग इसमें से बात करेंगे कि अगला स्टेप क्या किया जाना चाहिए। तो पहले हम तो कहेंगे कि आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, हमने क्या क्या बोला कि सबसे पहले हमने हेमाटाइट अयस्क से निकालना है। तो हेमाटाइट अयस्क से निकालना है हमें, ठीक है, निकालेंगे हेमाटाइट अयस्क से। तो हेमाटाइट अयस्क से निकालना, ठीक है। तो हेमाटाइट अयस्क से कैसे निकाला जाता है, उससे क्या क्या प्रक्रिया है। तो पहला साधन करेंगे, यानी कि बड़ा बड़ा जो अयस्क आया है उस अयस्क को पहले तोड़ेंगे जाकर के द्वारा, फिर उसे पाउडर बनाएंगे और पाउडर बना के गुरुत्व पृथ्वीकरण द्वारा उसे साफ कर लेंगे कि उसे पानी का धारा दे करके उसका मिट्टी उट्टी को साफ कर लेंगे, ठीक है। अब जो सांद्रित अयस्क आ गया उसको हम क्या करना है, निस्तापन करना है। निस्तापन में क्या किया जाता है कि अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। सर इससे क्या होगा, हम बोले बाबू रे हम पानी से धोए हैं, उसमें नमी होगा, नमी सूख जाएगा। हाँ सर ये तो बात है कि नमी को सुखाना भी तो है, तो उसके लिए गर्म करना तो होगा। हम बोले उसी प्रक्रिया को निस्तापन बोलते हैं। बाबू रे कोई कार्बोनेट भी होगा, तो हमको निस्तापन बताया है कि कार्बोनेट भी अयस्क में परिवर्तित हो जाता है। देखिए अयस्क से नमी को हटाने के लिए तथा यदि कोई कार्बोनेट हो तो अयस्क को अपघटित करने के लिए, अयस्क को हो तो ऑक्साइड में अपघटित करने के लिए, सॉरी कार्बोनेट को ऑक्साइड में अपघटित करने के लिए निस्तापित किया जाता है। निस्तापित क्यों करेंगे बाबू आप बताओ। तो निस्तापित करेंगे कि अगर पानी से धोए हैं तो नमी होगा तो उसको गायब कर देना है। दूसरा चीज है कि कार्बोनेट अगर है उस अयस्क में, मान लो कार्बोनेट भी है तो उसको ऑक्साइड में बदल देना है। अब इसके बाद उसको अत्यधिक वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, जिसको हम जारण बोलते हैं। उसको जारण करेंगे। जारण करने से सर क्या होगा कि मान लो फास्फोरस भी होगा अशुद्धिया के रूप में, सल्फर भी होगा और आर्सेनिक होगा। तो ये सारा सल्फर जो है अपना ऑक्सीजन से संयोग करके SO2 बनाएगा, गायब हो जाएगा। फास्फोरस SO2 से संयोग करके P4O3 बनाएगा, गायब हो जाएगा। आर्सेनिक H2O3 बना देगा। H2O3 यहां पे ऐसे कर दे, यहां पे 3 कर दे, यहां पे 2 कर दे और यहां पे हम 4 कर देते हैं। तो आर्सेनिक भी क्या, आर्सेनिक ऑक्साइड बनके गायब हो जाएगा। अगर बाई द वे FeO है तो भी Fe2O3 में कन्वर्ट कर जाएगा, जिससे कि हमको आयरन निकालना आसान है। हमने क्या किया इसमें बाबू, जारण में क्या किया, पहले शुरू से बताइए आप क्या किए। पहला पद में साधारण किया। साधारण में क्या करेंगे बाबू कि ऑक्साइड अयस्क लेंगे, वो यानी कि वही हेमाटाइट अयस्क लेंगे, उसको पहले छोड़ लेंगे, छोड़ के उसको छोटा छोटा पीस में बदल देंगे। उस पीस को बॉल मिल से पीस लेंगे। पीस लेने के बाद पाउडर बना लेंगे और उसको पानी का धारा देंगे, तो जिससे कि मिट्टी बालू हल्का अशुद्धियां हट के बाहर हो जाए। इस प्रक्रिया को गुरुत्व पृथ्वीकरण कहते हैं। अब जब गुरुत्व पृथ्वीकरण द्वारा हम अयस्क का सांद्रित कर लिए तो उसको निस्तापित करेंगे, वायु के अनुपस्थिति में गर्म करेंगे, तो क्या होगा कि जो नमी है वो गायब हो जाएगा। यदि कोई कार्बोनेट है तो वो ऑक्साइड में बदल जाएगा, अपघटित हो जाएगा। अब बाबू रे अगर बाई द वे फास्फोरस हो, सल्फर हो, आर्सेनिक आदि अशुद्धियां हो तो उसको उसके ऑक्साइड में बदलने के लिए अत्यधिक वायु की उपस्थिति में उसे गर्म करते हैं, जिसको जारण किया जाता है, जिसको जारण करते हैं। तो जैसे सल्फर SO2 में बदल बाहर हो जाएगा, फास्फोरस P4O3 में बदल जाएगा, आर्सेनिक H2O3 बदल जाएगा, FeO Fe2O3 में बदल जाएगा। ये ऑलरेडी हम लोग जारण और निस्तापन जो टॉपिक था उसमें कर चुके हैं। तो देखिए हम इसी चीज को यहाँ पे लिख दिए हैं कि अयस्क से नमी को हटाने के लिए तथा यदि कोई कार्बोनेट हो तो ऑक्साइड में अपघटित करने के लिए निस्तापित किया जाता है। किसको, अयस्क को करने के लिए अयस्क को निस्तापित किया जाता है।
इसके बाद अत्यधिक वायु की उपस्थिति में जारण किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक आदि की अशुद्धियां ऑक्साइड के रूप में हट जाते हैं। यदि कोई फेरस ऑक्साइड हो तो फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये आप इसे नोट कर लो। अब देखिए हम लोग अगला स्टेप किया जाए प्रगलन यानी अवकरण करना है। देखिए हमको तो बार बार बोल रहे हैं कि आप ऑक्साइड है, ऑक्सीजन निकालना है, तो ऑक्सीजन निकालने की प्रक्रिया को तो प्रगलन करते हैं, यानी कि कोक के साथ उसको गर्म करेंगे और बहुत कुछ ताप पर गर्म करेंगे। अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, ये स्मेल्टिंग या प्रगलन क्या है। इसमें हम क्या करेंगे, जो ऊपर से निस्तापित या जारित जो अयस्क मिला है, निस्तापित या जो जारित अयस्क मिला है, उसमें हम क्या करेंगे, कार्बन के साथ बत्ता भट्टी में अवकरण या प्रगलन किया जाता है। तो बत्ता भट्टी क्या होता है बाबू, ये अलग अलग तरह का बत्ता भट्टी होता है, कोई 35 फीट का होता है, कोई 60 फीट का होता है। तो 35 से 60 फीट लंबा होता है, स्टील का बना होता है। तो अंदर में क्या होता है कि ईंट का मतलब तापरोधी ईंट का अस्तर लगा होता है। तो बाबू बत्ता भट्टी में लंबा होता है, इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर से यानी कि बत्ता भट्टी के ऊपर से उसमें क्या करते हैं, निस्तापित अयस्क 8 भाग होना चाहिए, कोक 4 भाग होना चाहिए, चूना पत्थर 1 भाग होना चाहिए, के साथ मिश्रण कर देते हैं। और इस मिश्रण का नाम है घान। घान आप लोग बोलते हो, घान कहाँ आप लोग देखो, घान कहाँ करते हैं। जैसे हम लोग तो देहात से बाबू, हम लोग पूर्वी देहात से हैं, हम लोग गांव में जाते हैं, सरसों तेल निकलवाते हैं, मशीन में मिल में डालते हैं। तो वो पूछता है हमसे कितना घानी है, 10 केजी का एक घानी लोग समझता है। तो अगर हम 40 केजी ले गए तो हम उनसे बोलते हैं 4 घानी है। अगर हम चूड़ा कुटवाने के लिए जाते हैं तो चूड़ा कुटवाने वाला भी बात करता है कितना घानी है आपका। तो घान समझते हैं जितना एक बार में जितना जलाएगा उसको घान बोलेंगे। तो एक बार में जो जलाता है उसका क्या रेशियो है आपसे पूछा जाए तो क्या रेशियो है, तो आपका है निस्तापित अयस्क 8 भाग होना चाहिए, कोक यानी कोयला 4 भाग होना चाहिए, और फिर इसके बाद चूना पत्थर हमारा होना चाहिए 1 भाग, और इसको मिला के इस मिश्रण का घान नाम है। इसको हम बत्ता भट्टी में ऊपर से डालते हैं। अब हमें देखिए, अब जैसे जैसे नीचे की ओर जाएगा वैसे वैसे आपका अभिक्रिया होगा, और हमको आज उसी बत्ता भट्टी में होने वाले अभिक्रिया के बारे में ध्यान रखना है, उसको रट जाना है। उस बत्ता भट्टी को भिन्न क्षेत्र में भिन्न ताप होता है, और जब भिन्न ताप होगा तो भिन्न अभिक्रिया होगा। तो आप प्रगलन तो समझ में आया, प्रगलन क्या है, तो निस्तापित अयस्क को कोक के साथ अवकरण करने का अवकरण किया जाता है, उसको तो प्रगलन कहा जाता है। बत्ता भट्टी में क्या आता है, तो आप इसे पहले नोट कर लो। तो बत्ता भट्टी में क्या अभिक्रिया होता है उसको हम बात करते हैं, पहले आप इसे नोट करो। अब देखो बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट जगह आ गए बाबू हम लोग। देखिए एक चीज और बता देते हैं बाबू, हर लेक्चर का पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक से इस लोहे का निष्कर्षण का पूरा पीडीएफ आप ले लें। अब देखिए हम लोग क्या किए, देखिए शुरू से समझिए, शुरू से देखिए समझना जरूरी है। पीडीएफ तो मिल जाएगा और आप उसके समझने के लिए आप बैठे हो मेरे सामने। अभी देखो क्या है बाबू, लोहे का निष्कर्षण, और देखिए बता देते हैं कि साल निश्चित आएगा, ये भी ध्यान रखिए। हम कह दिए बाबू लोहे का निष्कर्षण निश्चित आएगा 5 मार्च का। देखिए क्या है कि जो लोहे का निष्कर्षण है ये हेमाटाइट अयस्क से प्राप्त होता है, और लोहे का निष्कर्षण कई स्टेपों में पूर्ण होता है। पहला स्टेप है सांद्रण। सांद्रण में क्या करते हैं बाबू कि अयस्क लेते हैं, वो अयस्क को आगे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे जाक्रसन के द्वारा, फिर इसके बाद उसको बॉल मिल या स्टेपल के द्वारा पाउडर बदल देंगे, और फिर उसको मृत पृथक्करण यानी पानी का
पानी का धारा देकर उसका मिट्टी वगैरह साफ कर लेते हैं, यानी गुरुत्व पृथ्वीकरण के द्वारा उसको शांत कर लेते हैं। पहला। दूसरा है बाबू कि अब उसका निस्तारण करेंगे, जो आखिर नमी है उस नमी को हटाना होगा, उसके लिए गर्म करेंगे, तो बिना वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। दूसरा चीज है कि अब हमको जब निस्तापित कर दिए तो उसको जारण भी करेंगे कि अगर आर्सेनिक, सल्फर, फास्फोरस आदि हो तो उसको हमको हटाना भी होगा, तो उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ऑक्साइड बनेगा और ऑक्साइड को हटा लेंगे। अब हमारे पास आया बाबू ऑक्साइड के बाद अब हमारे पास आया है प्रज्वलन। तो अब हम उसको क्या करेंगे कि उस अयस्क में जो हमको निस्तापित किए हैं कोयला मिला देंगे। अब कोयला के साथ साथ उसमें चूना पत्थर मिला देंगे। तो ध्यान रखें कोयला कितना होना चाहिए, चूना पत्थर कितना होना चाहिए, ये भी ध्यान रखें। कोयला अगर अयस्क हमारा 8 भाग है तो कोयला 4 भाग होना चाहिए और चूना पत्थर 1 भाग होना चाहिए। इसका पूरा मिश्रण को घान बोलते हैं। अब इस घान को बत्तियां भट्टी के ऊपर से यहाँ पे कप कोन लगा रहता है, जिससे कि हमारा एक बार जो गया तो यहाँ से गैस बाहर ना निकले, उष्मा बाहर ना निकले। उसको बत्तियां भट्टी में डाल देते हैं। अब थोड़ा सा बत्तियां भट्टी क्या होता है, देखिए पुराने जमाने में, आज बाबू लोहा आज का जरूरत नहीं है। लोहा आज से नहीं हजारों साल पहले से लोहे का औजार बनाया जाता था, हथियार बनाया जाता था। तो जो लोहा जो मिलता है हमारा खदान में उस लोहे से थोड़ी बनता था बाबू। वो तो लोहा बड़ा टूट जाता है, थोड़ा सा देखते हो कच्चा लोहा रहता है तो एक बार मारते तुम पैर से मारते तो टूट जाएगा। अब बताओ तलवार से गए लड़ने के लिए और थोड़ा सा लगा तो तलवार टूट जाएगा, 2 टुकड़ा हो जाएगा, तब तो तुम जिंदा बचोगे, तुमको तो टुकड़ा टुकड़ा कर देगा वहां पे, नहीं कई टुकड़ों में बांटेगा, पता ही नहीं चलेगा। तो उसके लिए तो उसको मजबूत बनाना होगा। तो मजबूत बनाने के लिए उसका जितना भी अशुद्धियां था उस लोहे का सब अशुद्धियां को निकाला जाता था। कच्चा लोहा नहीं रहता था, उसको पकाया जाता था, अशुद्धियां निकाला जाता था। आज भी अशुद्धियां निकाल कर लोहा का यूज करते हैं हम लोग। तो कैसे उस जमाने में क्या था कि देखिए क्या हुआ कि उस समय बहुत कम यूज था, आबादी कम था, कम लोहे का खपत था। तो कम लोहे का खपत था तो आज जैसे लकड़ी से लोग लोहे को गर्म करके पिघलाता था लोग। फिर थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा और ज्ञान बढ़ा तो लोग लकड़ी के जगह पे लकड़ी का कोयला का इस्तेमाल करने लगा। और आज हमारे गाँव में लकड़ी का कोयला का ही इस्तेमाल होता है। देखते हो लकड़ी का कोयला में जलाया जाता है, उसमें लोहा रखा जाता है, धुपनी से उसको हवा दिया जाता है। गांव में जाओगे लोहा के पास तो मिलेगा। लेकिन बाद में पता चला क्या कि लोहे का जो कोयला जो है लकड़ी का कोयला से की तुलना में जो खदान से जो कोयला निकलता है उससे ज़्यादा ऊष्मा निकलता है। अब बाबू जब बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलने लगा तो बाबू ज़्यादा लोहा गर्म होने लगा, और जब ज़्यादा लोहा गर्म होने लगा तो उसके लिए तो ज़्यादा मात्रा में अयस्क चाहिए। और इस तरह से उद्योग का निर्माण हो गया और उद्योग लेकर के हम लोग के पास था उद्योग बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब उसके लिए एक बत्तियां भट्टी बनाया गया। ये बत्तियां भट्टी जो होता है इसकी जो लंबाई होगा 35 से 65 मीटर के लगभग होता है और इसका व्यास जो होता है 6 से 8 मीटर लगभग होता है। ये जो व्यास है 6 से 8 मीटर के लगभग होता है। ये देखिए ये पूरा जो है स्टील का बना होता है और इसमें लोहे अग्नि रहित ईंट का अस्तर लगा होता है कि हमारा नहीं तो बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलेगा ना बाबू, तो इससे ज्यादा हीट से स्टील वगैरह गर्म ना हो, तो अग्नि रहित नहीं ईंट लगा रहता है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा क्या होता है कि इस बत्तियां भट्टी को हम लोग क्या करते हैं कि भिन्न भिन्न कैसा बत्तियां भट्टी स्टील का लंबा सिलेंडर होता है जिसकी लंबाई हम बता दें 35 से 65 मीटर तक होता है, व्यास 6 से 8 मीटर तक होता है। इसमें क्या होता है बाबू कि ये ऊपर में थोड़ा सा संकीर्ण होगा, नीचे में थोड़ा सा चौड़ा होगा, ऊपर में गर्दन
नीचे में पेट, फिर नीचे में फिर 17। तो बाबू जो ऊपर में जो होता है उस गर्दन को थ्रोट बोलते हैं, ठीक है ना। और नीचे में जो ये पेट है इसको बेली बोलते हैं, बेली बोलते हैं। और बाबू यहां पे हर्थ, चूल्हा, हर्थ सबसे नीचे वाला भाग को हर्थ, और इसको टायर्स बोलते हैं। अब यहां पे समझिए, लेकिन बाद में फिर पता चला क्या, अरे यार हम गर्म हवा का झोंका देंगे कोयला में तो वो तो और ज्यादा उष्मा निकलता है, और जब जितना ही ज्यादा उष्मा निकलेगा उतना ही ज्यादा हमारा इंडस्ट्री फलेगा फूलेगा। तो अब जाकर क्या किया जाता है कि गर्म हवा का झोंका दिया जाता है जिसमें स्मॉल पाइप से दिया जाता है, जिसको टायर्स बोलते हैं, टायर्स, जिसको टायर्स बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे गर्म हवा का झोंका डालते हैं। अब बाबू यहां से हमने गिराया, घान को गिराया, घान को यहाँ पे गिराया, ऊपर में 573 केल्विन है, फिर नीचे में जैसे ही गए तो 873 केल्विन, फिर नीचे में 1120 केल्विन, फिर नीचे में 1570 केल्विन, और नीचे में 2170 केल्विन हो गया। यानी कि अगर हम डिग्री सी में बोला जाए तो ऊपर में 300 डिग्री सी होगा, और जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे ताप बढ़ता जाएगा, और नीचे में लगभग 1900 डिग्री सी, अगर उसको केल्विन में बदलते हैं तो 2170 डिग्री सी के लगभग आ जाता है। अब यहाँ पे हम बात किए हैं धातुमल वगैरह का। अब देखिए यहाँ पे जैसे आता जाएगा तो यहाँ पे ऐसे अलग अलग क्षेत्र पे, यहाँ पे कुछ अलग होगा, 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 यहाँ पे कुछ अलग होगा। यानी कि हम लोग इस ताप के आधार पे बत्तिया भट्टी को भिन्न भिन्न भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। बत्तिया भट्टी को भिन्न भिन्न क्षेत्र में, और उस भिन्न भिन्न क्षेत्र में अलग अलग अभिक्रिया होगा। अब बताइए, कोयला को हड़ाक से गिराए हम, नीचे आया, अब गर्म हवा का झोंका दिए तो कोयला जलेगा कि नहीं जलेगा? सर जलेगा। सबसे कहाँ? पेंदी में जलेगा। हमने हाँ बाबू पेंदी में जलेगा। सर यहाँ पे वाली कहानी हम बाद में बात करेंगे। जलेगा कि नहीं जलेगा बाबू? हाँ जलेगा सर। तो जलेगा तो क्या होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन से जलेगा तो CO2 बनेगा। हाँ बोले हाँ सर CO2 बनेगा, और बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलेगा, किलो जूल पर मोल। एक मोल में 393 किलो जूल निकलेगा। तो हम एक मोल थोड़ी डाले बाबू, एक मोल का मतलब कितना? 12 ग्राम। अरे यार एक मोल का मतलब 12 ग्राम। अब बताइए आप इंडस्ट्री बना रहे हो और 12 ग्राम डालोगे यार, 12 ग्राम डालो तो चुटकी उड़ा दोगे कोयला को, उतना भी कोयला। यानी कि 12 ग्राम अगर हम कोयला डालेंगे तो 393 केल्विन। यानी कि हमको तो कोयला बहुत ज्यादा डालना है। नहीं बताओ कितना कोयला डालेंगे तो कितना ज्यादा उष्मा निकलेगा। अब ये उष्मा बहुत ज्यादा निकलता है, इसीलिए पेंदी पे जो बत्तिया पड़ने का जो पेंदी होता है यहाँ का ताप बहुत ऊंचा होता है। यानी और इस ताप को चूंकि कोयला जल रहा है इसीलिए इस क्षेत्र का नाम पड़ गया दहन का क्षेत्र। इसको क्या बोलेंगे? दहन का क्षेत्र। यानी कि देखिए बत्तिया भट्टी में होने वाले अभिक्रिया निम्न होते हैं। अब बत्तिया भट्टी में यहाँ पे जो दहन का क्षेत्र में क्या अभिक्रिया होगा, तो कार्बन जो हम जलाए हैं और यहाँ से ऑक्सीजन दिए हैं, उस कार्बन और ऑक्सीजन से जल करके CO2 बनाएगा, और चूंकि बहुत ज्यादा उष्मा होता है इसलिए यहाँ का क्षेत्र का उष्मा बहुत ज्यादा होता है। देखिए इस दहन का क्षेत्र जोन ऑफ कंबशन में हम क्या करेंगे, बत्तिया भट्टी के पेंदी में गर्म हवा का झोंका कोक, गर्म हवा का जो झोंका है कोक का दहन कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यानी कोयला का दहन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह अभिक्रिया अत्यधिक उष्मा क्षेपी होता है तथा इस क्षेत्र का ताप लगभग 2170 केल्विन हो जाता है। प्रक्रिया के लिए उष्मा यानी कि प्रक्रिया के लिए उष्मा प्रदान तथा ये जो प्रक्रिया है के लिए उष्मा प्रदान करता है। यानी जो अब हमको यहाँ पे जितना भी प्रक्रिया करना है उसके लिए अब हमको उष्मा मिलना शुरू हुआ, और वो उष्मा कहाँ से मिला? दहन का क्षेत्र में। अगर दहन का क्षेत्र में अगर आपसे बोला कितना ताप होगा तो बोलेंगे 2170 केल्विन। तो हम तो समझ में आ गया कि दहन का क्षेत्र कहाँ होगा, तो सबसे नीचे होगा। तो पहले आप इसे नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। अब देखो बाबू क्या होता है। आपने क्या किया, पहला यहां से आपने गिराया घान को, नीचे यहाँ पे कोयला जलना शुरू हुआ। क्या है? यहाँ पे गर्म हवा का झोंका डाल रहे हो बाबू,
टाइल्स के द्वारा, तो टाइल्स के द्वारा गर्म हवा का झोंका डालोगे तो कोयला तो जलेगा रे बाबू, कोयला जलेगा तो CO2 देगा, जो ऊष्मा क्षेपी है वो हाई बहुत ज़्यादा ऊष्मा देगा, और जो ऊष्मा देने चलते इस क्षेत्र का ताप 2170 केल्विन हो जाता है। अब ये जो CO2 बना, क्या ये थोड़ी रहेगा, जानते हो CO2 ऊपर की ओर जाएगा। अब ये CO2 ऊपर की ओर गया, हम नीचे से यहाँ से कोयला गिरा रहे हैं, अब बताओ यहाँ का CO2 और कोयला दोनों रिएक्शन कर जाएगा। अब ये कोयला और CO2 रिएक्शन करके क्या बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, क्योंकि वो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा लेता है, यानी उस अभिक्रिया लेकर के उसको कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। अब जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड बना, ऊष्मा ले लिया, इसीलिए 2170 के बदले कितना हो गया, 1570 केल्विन, उसका ताप क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी अभी तक हम दो क्षेत्र बताए। पहला क्षेत्र में क्या हुआ कि कोयला जला, अब कोयला जला तो CO2 बना। अब ये CO2 बना, ये CO2 क्या हुआ, जैसे ऊपर गिर गया, ये अत्यधिक कोयला से रिएक्शन कर जाता है, और अत्यधिक कोयला से रिएक्शन करके क्या बना देता है, अत्यधिक कोयला से रिएक्शन करके क्या बना देगा, जल्दी बता दो बाबू, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। चूंकि यह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होता है, इसलिए इस क्षेत्र का 1570 केल्विन हो जाता है। तो देखिए हमने दो क्षेत्र, यहाँ पे ऊष्मा का अवशोषण हुआ, इसलिए इस क्षेत्र का नाम, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र का नाम ऊष्मा अवशोषण का क्षेत्र बोल दिए, जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। यानी अभी तक हमने दो क्षेत्र पढ़ा, जोन ऑफ दहन और ऊष्मा अवशोषण का क्षेत्र। बाबू दो क्षेत्र पढ़ा। देखिए इसमें हमने लिख भी दिया है, जैसे ही CO2 गैस ऊपर की ओर जाता है, यह और अत्यधिक, जैसे ही CO2 गैस ऊपर की ओर जाता है, यह और अत्यधिक कोयला से संयोग करता है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। चूंकि यह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होता है, देखिए बता दिए, यह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होता है, अतः भट्टी का मध्य भाग का ताप लगभग 1570 केल्विन हो जाता है। CO2 + C 2CO और प्लस लग गया, यानी ऊष्मा सोख रहा है। तो आप हम तो समझते हैं कि ऊष्मा शोषण का भी आप सीख गए। दो क्षेत्र पढ़े आपने, कौन सा क्षेत्र पढ़ा बाबू, कार्बन ऑक्सीजन से जला, CO2 बना और ऊर्जा छोड़ा। वो CO2 क्या किया कि कार्बन से जला और CO बनाया, उसको हम लोग ऊष्मा अवशोषण का क्षेत्र के दो ताप पढ़े हम लोग। एक ताप है 2170 केल्विन दहन का क्षेत्र में, और ऊष्मा अवशोषण का 1570 केल्विन। तो आप इन दोनों को आप उतार लीजिए। देखो बच्चों क्या होता है, हमने शुरू से समझो। इसको हमने कैसे बांटा, पहले यहां से घान गिराया, घान में क्या क्या है, कोयला है। कोयला का काम क्या है, अवकरण के लिए बाबू हम बताएंगे अभी 2 मिनट बाद। सर चूना ये घान में क्या क्या है बाबू, अयस्क, तो लोहा निकालने के लिए अयस्क है बाबू। सर कोयला क्यों मिलाते हैं, तो अवकरण के लिए। और सर जी लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन का बात अभी आगे है बाबू। और लाइमस्टोन क्या है, धातुमल के निर्माण के लिए आता है। अब देखिए, आप जैसे ही घान गिरा, कोयला यहाँ गिरा या कोयला जला तो CO2 बना। अब ये CO2 क्या किया, बहुत ज्यादा ऊष्मा दिया और उसका ताप 2170 केल्विन हो गया। अब ये CO2 ऊपर की ओर गया, कार्बन के साथ संयोग किया, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है, और ये ऊष्मा यहाँ का घट जाता है 1570 केल्विन। अब 1570 केल्विन हो जाता है। अब इसके बाद क्या है, क्योंकि इससे जैसे ही ऊपर ऊष्मा है, जैसे ही ऊपर जाते हैं हम इस क्षेत्र में, तो हम तो यहाँ पे चूना पत्थर गिरा है, तो चूना पत्थर जैसे ही यहाँ पे ताप, चूना पत्थर क्या करता है, 1123 केल्विन में डूब जाता है CaO और CO2 में, CaO और CO2। अब ये CaO क्या करता है कि हम बताए हैं कि ये फ्लक्स की तरह काम करता है, आपको पढ़ाया है, अभी एक लेक्चर ही दिए हैं फ्लक्स का। अब ये फ्लक्स की तरह कार्य करता है, इसमें अशुद्धियां होता है, सिलिका ये अशुद्धि है। क्या है बाबू, ये अशुद्धि है। इस अशुद्धि को हटाने के लिए ये CaO डाला जाता है, चूना पत्थर। अब ये चूना पत्थर क्या करता है, इसके साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट बना देता है, और कैल्शियम सिलिकेट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धातुमल।
क्या बोलते हैं, धातुमल। यानी कि इस क्षेत्र में क्या करता है बाबू, CaO जो फ्लक्स है प्लस SiO2 क्या है, अशुद्धि है, आइए मिलकर के कैल्शियम सिलिकेट बना देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं धातुमल। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, धातुमल। अब ये धातुमल क्या बन जाता है, धातुमल यहाँ से नीचे गिरेगा। मान लीजिए कि हमारा नीचे अभिक्रिया पूर्ण हो गया और यहाँ पे लोहा भी हमारा गल गया, लोहा भी मिल गया, लोहा भी गल गया, धातुमल भी हो गया। लोहा चूंकि भारी होता है तो इसलिए नीचे चला जाता है और धातुमल क्या होता है, ऊपर चल जाता है। धातुमल को यहाँ से निकाल लेते हैं और जो गलित लोहा है यहाँ से निकालते हैं। तो बाबू लोहा का अलग निकास द्वार है और धातुमल का अलग निकास द्वार है। धातुमल यानी कचरा है, कचरा कहाँ से डालते हैं बाबू, जो अशुद्धियां हैं उस अशुद्धियां को हटाने के लिए CaO डालते हैं, फ्लक्स डालते हैं, वो उसके लिए हम कैल्शियम चूना पत्थर लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ये टूटता है CaO और CO2 में, ये CaO SiO2 से अभिक्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट बना देता है। यानी कि सबसे पहले जो ऊपर से गिर रहा है सबसे निचला क्षेत्र में CO2 बना, CO2 से के बाद CO बना और यहाँ पे क्या हुआ, धातुमल जो अशुद्धियां हैं उसके साथ जो चूना पत्थर है CO निकला, उस चूना पत्थर से अशुद्धियां अभिक्रिया करके यहाँ पे धातुमल का निर्माण करता है। इसलिए इस क्षेत्र का नाम पड़ गया धातुमल के निर्माण का क्षेत्र। यानी कि धातुमल के निर्माण का क्षेत्र में जो ऑक्सीडेशन देखिए, इस भट्ठी के मध्य भाग में, भट्ठी का मध्य भाग में ताप लगभग 1123 केल्विन होता है। यहाँ चूना पत्थर अपघटित होकर CaO तथा CO2 बनाता है। CaO SiO2 अशुद्धियां से संयोग कर धातुमल का निर्माण, धातुमल कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण करता है। तो हम तो समझते हैं कि इस क्षेत्र को आप समझ गए हैं, इस क्षेत्र को आप नोट कर लीजिए, तब इसके बाद हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप नोट देखो बाबू, हम लोग फिर से समझे। देखिए यहाँ से हमने घान गिराया तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करके CO2 बना दिया। ये CO2 यहाँ से कार्बन से संयोग करके क्या बना दिया बाबू, CO बना दिया। ये ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। यहाँ पे जो हमारा चूना पत्थर है, वो चूना पत्थर क्या करता है कि वो CO में टूट जाता है और CO जो अशुद्धियां से अभिक्रिया करके वो स्लैग बना देता है, धातुमल बना देता है। अब ये जब धातुमल बन गया, अब ये क्योंकि अब ऊपर में 573 से 873 केल्विन तक का हमारा यहाँ से यहाँ तक का ताप है, तो इसमें क्या होता है कि ये यहाँ पे इस क्षेत्र में सबसे ऊपर वाला भाग में जो आयरन है उसका अवकरण हो जाता है। यानी कि यहाँ पे अवकरण का क्षेत्र, यहाँ पे धातुमल का निर्माण का क्षेत्र, ये अवशोषण का क्षेत्र और ये दहन का क्षेत्र। तो ऐसे ऐसे भागों में ताप के आधार पे बत्तिया भट्टी को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। और कौन सा भाग है अभी तक बताया है, कौन सा भाग है बाबू, तो दहन का क्षेत्र, धातुमल के निर्माण का क्षेत्र, उष्मा अवशोषण का क्षेत्र और यहाँ पे क्या है बाबू, दहन का क्षेत्र। अब इसमें क्या होता है कि यह ऊपरी भाग है, ये तो समझ में आया कि यह भट्टी का ऊपरी भाग होता है। इसका ताप 573 से 900 केल्विन के बीच होता है। यहाँ Fe2O3 Fe में अवकृत हो जाता है। कैसे हो जाता है समझो, Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड से, चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर क्यों आ रहा है बाबू, CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए एक चीज और हम बताए हैं कि ताप जब ज्यादा रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा अवकारक होता है, जब ताप कम रहेगा तो कार्बन अच्छा अवकारक होता है। ऐसा हमने बात नहीं, सॉरी, जब ताप कम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा अवकारक होता है, जब ताप ज्यादा है तो कार्बन अच्छा अवकारक होता है। ये पहले हम लोग बात कर चुके, क्योंकि यहाँ पे ताप कम है इसीलिए अवकारक के रूप में CO आता है। तो यहाँ पे क्या है, Fe2O3 क्या करता है, Fe3O4 को CO2 में बदल देता है, Fe2O3 को Fe3O4 बना देता है। Fe3O4 फिर कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ का ऑक्सीजन ले लेता है। तो एक देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6 आयरन है, 3 दूनी 6 आयरन है, लेकिन 9 ऑक्सीजन हो गया। तो एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लिया तो कितना बचा बाबू, 4 ही ना बचा, तो 4 दूनी 8 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ले लिया तो 3 ऑक्सीजन, 3 आयरन 3 ऑक्सीजन 3 FeO।
अब यहाँ का एक ऑप्शन और ले लिया तो आयरन बन गया। अब इस आयरन को हम लोग बोलेंगे स्पॉन्जी आयरन, यानी कि अवकरण से जो प्राप्त होता है उस आयरन को हम लोग कौन सा आयरन बोलते हैं? स्पॉन्जी आयरन। स्पॉन्जी आयरन कहाँ मिलता है? तो बाबू अवकरण का क्षेत्र में, और इसका कितने डिग्री? 1173 केल्विन ताप के लगभग होता है। तो हम तो समझते हैं, आप इसे समझ गए होंगे, आप इसे नोट करेंगे। देखो बच्चों, हमने क्या क्या बोला बाबू, इस सारा चीज आप कहीं से आपको हमने इतनी बार बता दिया कि आपको तो याद हो जाना चाहिए था अब तक। देखिए यहाँ पे दहन का क्षेत्र, यहाँ पे उष्मा अवशोषण का क्षेत्र, यहाँ पे क्या बाबू, यहाँ पर धातुमल निर्माण का क्षेत्र, और यहाँ पर बाबू अवकरण का क्षेत्र। अब जैसे लोहा तो बन गया अवकरण का क्षेत्र में, तो लोहा बन जाता है, उसको स्पॉन्जी लोहा बोलते हैं। जैसे जैसे आता है लगभग उसका 1500 केल्विन उसका गलनांक होता है। अब बताइए 1500 केल्विन गलनांक होता है, तो बताइए बाबू इस ताप तक आते आते लोहा गल जाएगा कि नहीं गल जाएगा? और धातुमल तो यहीं पे गला हुआ है, लोहा यहाँ पे गल जाएगा, यानी कि बाबू इस क्षेत्र में आते आते लोहा क्या हो जाएगा? गल जाएगा। लोहा क्या हो जाएगा? गल जाएगा। और इसी को गलन का क्षेत्र कहते हैं। यह भट्ठी का निचला भाग होता है, इसका ताप 1423 केल्विन से 1623 केल्विन होता है के बीच होता है। आयरन इस भाग में गल जाता है। अल्प मात्रा में कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सिलिकॉन, एमएन आदि अशुद्धियां भी होता है। अब चूंकि अब देखिए दोनों गल गए, यहाँ पे तो हमने बताया कि धातुमल गल गया और इधर आते आते बाबू लोहा भी गल गया। अब दोनों नीचे चला जाएगा। चूंकि आयरन भारी है, तो आयरन भारी है तो नीचे चला जाएगा। और धातुमल अलग है, धातुमल को अलग निकाल लेंगे, इस आयरन को अलग निकाल लेंगे। जो आयरन निकलता है, इस गलित आयरन को हम लोग, इस गलित आयरन को पिग आयरन कहते हैं। अब हम यहाँ से धातुमल निकाल लेते हैं, कचरा बाहर निकल गया और ये बाहर निकल गया। अब देखिए यहाँ पे भारी होने के कारण नीचे चला जाता है, इसे पृथक कर लेते हैं। इस आयरन को कच्चा लोहा पिग आयरन कहते हैं। इसे गलाकर विभिन्न सांचे में ढाला जाता है, जिसे ढलुआ लोहा कहते हैं। तो हम तो समझते हैं कि अब हमको लोहा मिल गया और लोहा पूरा प्राप्त हो गया। अब देखिए आप तो पहले आप इसे नोट कर लो, तो फिर से हम इसका एक बार समरी बता देते हैं क्या क्या रिएक्शन है। तो आप इसे नोट कर लो। देखो बाबू, बत्ता भट्टी का अभिक्रिया हमने इतना लंबा चौड़ा डिस्कस किया, कुछ डिस्कस नहीं करना है। हमने क्या किया कि देखिए यहाँ से हमने कैसे किए, पद 1, पद 2, पद 3, पद 4 और लास्ट में 5 किए। तो बाबू हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले यहाँ पे कोयला को जलाया, कोयला प्लस O2 CO2 बहुत ज़्यादा उष्मा निकला। जैसे यहाँ से गया तो इस दहन का क्षेत्र बोले, यहाँ से उष्मा का अवशोषण बोले। ये CO2 जो ऊपर गया कार्बन से रिएक्शन करके CO बनाया और यहाँ पे उष्मा कम हो जाता है। फिर यहाँ पे जो है धातुमल, यहाँ पे धातु नहीं, धातुमल के निर्माण का क्षेत्र। तो धातुमल के निर्माण का क्षेत्र में क्या किए, धातुमल के निर्माण का क्षेत्र में CaO टूटता है, CaO प्लस CO2 में, CO प्लस अशुद्धियां से मिलकर कैल्शियम सिलिकेट धातुमल बना देता है। ये धातुमल हो गया। अब ये जो है सबसे ऊपर का ताप में अवकरण का क्षेत्र है, जहां आयरन जो है, आयरन ऑक्साइड जो है Fe3O4 में, Fe3 FeO में, Fe में परिवर्तित हो जाता है। यही चीज तो बाबू सबसे ऊपर वाला अवकरण का क्षेत्र, फिर धातुमल बनेगा, उष्मा अवशोषित होगा, ये यहाँ पे सब आयरन भल जाएगा और यहाँ पे नीचे सबसे बड़ा चीज की नीचे जलाएंगे तभी में सारा काम होगा, तभी उष्मा ऊपर जाएगा रे बाबू। तो ये सारा काम है, बस इतना ही तो है, आप इतना ही कीजिएगा ढंग से तो पूरे 5 मार्क्स का आ जाएगा। इसी का आपको क्या कर देना है, वर्णन कर देना है। हम समझते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए आप इसे भी आप नोट कर लीजिए समरी के लिए, कि आपको हमेशा इसको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, कि इसको हमने आपको समझा दिया कि ऐसे बस इतना ही किए हैं, आप नोट कर लीजिए। अब देखिए विभिन्न प्रकार का लोहा बहुत तरह के होते हैं। पहला तो कच्चा लोहा या ढलुआ लोहा, जो आपका बत्ता भट्टी से जो मिलता है बाबू, वो कच्चा लोहा होता है।
बत्तिया भट्टी से मिलने वाला लोहा कैसा होता है? कच्चा लोहा, उसको हम लोग पिग आयरन या कास्ट आयरन इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए ये अशुद्ध होता है, जो बत्तिया भट्टी से मिलता है वो अशुद्ध होता है। इसमें 0.5% से 4% तक कार्बन होता है, यानी कि 2.5% से लेकर 4% तक कार्बन होता है। साथ में सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस तथा एमएन का अशुद्धियां भी होता है। यह भंगुर होता है, ये टूट जाता है आसानी से। दूसरा चीज है, जब इस कच्चा लोहा को हम क्या करते हैं, फिर से एक भट्टी में गर्म करते हैं जिसमें फेरिक ऑक्साइड का स्तर लगा होता है। अब उसमें क्या होता है, ये सारा अशुद्धियां क्या हो जाता है, हट जाता है। ये सारा अशुद्धियां क्या होता है, हट जाता है। अब फिर उसको क्या करते हैं, फिर लोहा से पीटा जाता है। लोहा से पीटने से क्या होता है, जो अशुद्धियां है वो परत हटता जाता है। तो जो वो लोहा प्राप्त होता है, क्योंकि पीटने से प्राप्त होता है, इसलिए पिटवा लोहा कहते हैं। यह आघात वर्दी होता है, टूटता नहीं है, ये बर्दाश्त करता है, चोट बर्दाश्त करता है, ये फैलेगा। और ये इसको रफ आयरन या मेलेबल आयरन भी बोलते हैं। यह शुद्धतम रूप होता है। अगर आपसे पूछा जाए लोहा का सबसे शुद्धतम रूप क्या है, तो हम बोलेंगे क्या चीज, पिटवा लोहा। इसमें 0.12 से 0.25% कार्बन होता है, बहुत कम मात्रा में कार्बन होता है। अब बात करें स्टील का, स्टील भी लोहे से बनता है। इसमें 0.2 से लेकर 1.5% तक कार्बन होता है। लेकिन दिमाग में बैठाना, अगर वैसे 1.5% तक कार्बन होता है, देखिए 0.2 से लेकर 1.5% तक कार्बन होता है। अगर हमको जिसमें इस कार्बन का जो प्रतिशत क्या हो, 0.2 से 0.5 कार्बन लिखा होगा, वैसे को मृदु स्टील कहेंगे। लेकिन अगर हम जिस स्टील में 0.5 से करके, यानी कि इसका अंतिम भाग तक होगा 1.5% कार्बन होगा, उसे हार्ड स्टील कहेंगे। यानी कि स्टील दो तरह का होगा, एक मृदु स्टील और एक हार्ड स्टील। अगर कार्बन कम हुआ तो मृदु स्टील, कार्बन ज़्यादा हुआ तो हार्ड स्टील। तो हम समझते हैं कि इन आयरन का प्रकार को भी आप समझ गए होंगे, आप इसे नोट कर लो। और बाबू, हमने आयरन के निष्कर्षण का सारा बता दिया। आप इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार लिखिए और बार बार ध्यान रखिए। ये आएगा तो पूरे 5 मार्क्स का आएगा कार्बन का निष्कर्षण बिहार बोर्ड में। तब तक के लिए धन्यवाद।